नमस्कार। आज बात करते हैं कंपनी शैली के बारे में। इससे पहले कि हम लोग कंपनी शैली के उद्भव, विकास और उसकी विशेषताओं की बात करें, मेरा निवेदन आपसे रहेगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ये भी बता दूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दिया है ऑनलाइन क्विज के बारे में, और उस क्विज के अंदर हम लोग इस वीडियो में जो बातें करेंगे उन्हीं से संबंधित एक प्रश्नावली है, तो आप उसको जरूर अटेम्प्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और बात करते हैं हम लोग कंपनी शैली के बारे में। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कंपनी शैली के उद्भव और विकास के बारे में। तो मुगल साम्राज्य का पतन या फिर उसका कमजोर होना, ये पहला फैक्टर हम लोग मानते हैं, पहला कारण मानते हैं। छोटी छोटी रियासतों का उदय होना और उनके अंदर अंग्रेज अधिकारियों की दखलंदाजी। व्यापार करने के उद्देश्य से जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी, वो अब राजनीति में भी दखल देने लग गई थी। धीरे धीरे ये फैलाव पूरे देश में हुआ, जो कि शुरुआत में पटना, मुर्शिदाबाद या कलकत्ता में जो व्यापार था वो धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया था। लॉर्ड मैकाले ने जब अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को भारत में लागू किया था, तो उसने कला शिक्षा के बारे में भी कुछ मानदंड तय कर दिए थे। कला विद्यालयों की स्थापना की गई थी। कलकत्ता का कला विद्यालय था, मद्रास का कला विद्यालय था, लखनऊ का था, लाहौर का था, बॉम्बे का था। ये सारे कला विद्यालय जो है स्थापित किए गए थे और वहां जो कला शिक्षा दी जाती थी वो पूरी तरह से यूरोपीय पद्धति की थी। अब यूरोपीय पद्धति की कला शिक्षा में और भारतीय पद्धति में क्या फर्क है, उसको भी थोड़ा सा समझना चाहिए। भारत में चित्रांकन का आधार क्या था? आदर्श, यानी कोई व्यक्ति या वस्तु, उसको कैसा अंकित करना चाहिए, जैसा कि उसको होना चाहिए। और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति ये है कि यथार्थ। भारतीय क्या है? आदर्श, और अंग्रेजी शिक्षा पद्धति क्या है? यथार्थ, यानी जैसा दिख रहा है वैसा बनाइए। तो मॉडल वाली जो शिक्षा पद्धति थी, यानी सामने ऑब्जेक्ट रख करके या व्यक्ति को बैठा करके जो कला शिक्षा दी जाती है, वो उसको हम लोग अंग्रेजी शिक्षा पद्धति मान। तो आदर्श और यथार्थ का जो फर्क था वही अंग्रेजी और भारतीय कला शिक्षण के अंदर था। तो जो अंग्रेजों के द्वारा कला विद्यालय स्थापित किए गए थे, वहां पर यथार्थवादी यानी मॉडल वाली अंग्रेजी जो तकनीक थी उसका प्रशिक्षण दिया जाने लग गया था। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, जो कारण है, वो कंपनी शैली को स्थापित होने में महत्वपूर्ण भूमिका आ रहा है। फिर अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा, जो अंग्रेज अधिकारी भारत में थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकर्ताओं के रूप में या उनके अधिकारियों के रूप में यहाँ पर थे, वो लोग जब यहाँ से वापिस अपने देश जाते थे, इंग्लैंड जाते थे, तो यहाँ की निशानियां लेकर के जाते थे और ये निशानियां चित्रों के रूप में। भारत को वो लोग अजूबों का देश मानते थे, सपेरों का देश मानते थे, मदारियों का देश मानते थे। तो ये भारत की विविधता और जो सांस्कृतिक पहचान थी, उनके लिए वो एक कौतूहल का विषय थी। तो चित्रों में भी ऐसे चीजों को, ऐसे विषयों को वो अंकित करवाते थे और वो अपने साथ अपने देश में लेकर के जाते थे। इसलिए भी कंपनी शैली के चित्रों का विशेष जो है वो प्रचार बढ़ा था। वैसे भी व्यक्ति को जो है आदर्श की अपेक्षा यथार्थ की ओर रुझान ज्यादा होता है। बहुत सारे कलाकार जो थे, कांस्टेबल, टर्नर, ये लैंडस्केप आर्टिस्ट थे जिन्होंने भारत में भ्रमण किया था, उनकी कला का जो है भारतीय कलाकारों पर बड़ा असर पड़ा था। विलियम डेनियल जो थे या जो दूसरे और कलाकार थे, चाहे वो विलियम होजेज हो, विलियम डेनियल हो या थॉमस डेनियल हो, ये कलाकार जो भारत में घूम रहे थे, इनकी कला का भी अच्छा खासा प्रभाव भारतीय कलाकारों पर भी पड़ा था। तो अंग्रेजों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और अंग्रेजों की इच्छाओं को ध्यान में रख करके जो शैली विकसित हुई थी, जिसको संरक्षण देने वाले कंपनी के अधिकारी थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे, इस शैली का नाम कंपनी शैली पड़ा था। पहले इस शैली को पटना शैली कहकर के संबोधित किया गया था, क्योंकि इसके प्रारंभिक चित्र जो हमको मिलते हैं वो पटना में ही मिलते हैं। पटना के अलावा मुर्शिदाबाद, कलकत्ता और मद्रास भी इस शैली के प्रमुख केंद्र थे। इस शैली की विशेषताओं की अगर बात करें तो इस शैली में जो सामग्री इस्तेमाल की जाती थी, कला सामग्री, चाहे वो ब्रश हो, कागज हो, रंग हो, ये सारी चीजें इंग्लैंड से आती थी। विदेशी कला सामग्री का प्रयोग हुआ था, जो कि भारतीय जो पारंपरिक कला सामग्री थी उसकी तुलना में उन्नत थी। जो चित्र बनाए जाते थे उनमें अंग्रेजों का रौब, अंग्रेजों की सत्ता दिखाई देती थी और भारतीयों की दासता, उनकी गुलामी और उनकी विचित्रताओं को स्थान मिला था। भारतीय जनजीवन, भारतीय व्यापारी जो सड़क के किनारे सामान रख के बेचते थे, पतंग बेचने वाला या सपेरा या मदारी जो खेल दिखाते थे, उनको जो है चित्रों में स्थान मिला था। भारतीय जो पूरा महत्व की जो भवन थे, उनको भी चित्रों में महत्व मिला था। यहाँ की वेशभूषा, यहाँ के जो आभूषण है, उनको, इन सबको भी चित्रों के माध्यम से
जो है अंग्रेज लोग अपने देश में दिखाने के लिए अंकित करवाते थे। विशेषताओं की बात करें तो छाया प्रकाश का बहुत ज्यादा प्रयोग हुआ था, यथार्थवादी थे ही, रेखा बारीक थी लेकिन उसका महत्व कम हो गया था। भारतीय चित्रों में अजंता से लेकर के हमेशा ही रेखा के महत्व को बड़ा सम्मान मिला था, लेकिन इन चित्रों में रेखा का महत्व पूर्ण हो गया था क्योंकि छाया प्रकाश बढ़ गया था। चित्रों का आकार मध्यम रखा गया था, छोटे या छोटे से थोड़े बड़े, ताकि वो लाने ले जाने की दृष्टि से सुविधाजनक रहते थे। इसके अलावा प्रिंट मेकिंग का भी अच्छा खासा प्रचलन था, विशेष रूप से लिथोग्राफी का बहुत ज्यादा प्रचलन इस काल के अंदर हो गया था। चित्रों का रिप्रोडक्शन जिसको हम लोग कह सकते हैं वो किया जाता था। जो प्रमुख चित्रकार थे उनमें थॉमस डेनियल, विलियम हॉजेज, विलियम डेनियल, इनके अलावा चार्ल्स डी ओला, एमिली इडेन, ये प्रमुख अंग्रेज चित्रकार थे। और भारतीय चित्रकारों की अगर हम लोग बात करें तो फकीर चंद, शिवलाल, राजाराम, गोविंद, विष्णु, भवानी दास, ईश्वरी प्रसाद आदि जो है वो इसी शैली के महत्वपूर्ण चित्रकार थे। तो ये कंपनी शैली की प्रमुख बातें थी। सार रूप में कह सकते हैं कि अंग्रेजों की आवश्यकता के लिए अंग्रेज अधिकारियों के संरक्षण में पली बड़ी कला को हम लोग कंपनी शैली कह करके संबोधित करते हैं, जो कि यथार्थवादी चित्रण शैली पर आधारित है, अंग्रेजी पद्धति पर आधारित है और भारतीय जनजीवन और अंग्रेजों की सत्ता और भारतीयों की दासता दिखाने वाले चित्रों को अंकित करने के उद्देश्य से स्थापित है।